हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 7 का 8 लेसन पढ़ाएंगे। 8 लेसन में आपका है ई प्रशासन, अर्थ और विशेषता। भारत में ई प्रशासन कैसे काम करता है, ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पेपर 5 में सबसे पहले आप लोग को सीबीए या बाय डाटा आप लोग को पढ़ा चुके थे, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। डाटा आप लोग को पढ़ा चुके थे और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करे थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए ई प्रशासन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ई प्रशासन आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ई प्रशासन के बिना आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। ई प्रशासन इतने महत्वपूर्ण हो गया, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए ई प्रशासन अति महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। और ई प्रशासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कहीं भी एकदम आसानी से किसी भी फाइल को भेज सकते। कहने का मतलब है ये फाइल रखे हैं, ठीक है। ये फाइल है प्रिय स्टूडेंट, ये फाइल है, ठीक है। ये फाइल रखे हैं, इस फाइल को हमको कहीं भेजना है तो हम या इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है, या इंटरनेट या जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, या चाहे किसी के माध्यम से प्रौद्योगिकी के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। ये सरकारी सुविधा है। मान लीजिए फाइल है, इसमें किसी सरकारी सुविधा दिया हुआ है, सरकारी सुविधा उसको आम जनता तक पहुंचाना है, तो हम क्या आम जनता तक कैसे पहुंचाएगा। आज की दुनिया, आज की डिजिटल युग में देखें तो आम जनता पास कैसे सूचना पहुंच रहा है, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से, या जीमेल के माध्यम से, या किसी संचार के माध्यम से जो पहुंच रहा है, उसी को तो ई गवर्नेंस कहते हैं, उसी को तो ई प्रशासन कहते हैं, ठीक। ई प्रशासन ई गवर्नेंस आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। उसी को ई प्रशासन कहते हैं या ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एकदम काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। इसमें आप लोग को क्या क्या हम पढ़ाएंगे, तो ई प्रशासन का अर्थ, विशेषता और भारत में ई प्रशासन कैसे काम करता है, ठीक है, ये बताएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। परिभाषा के तौर पर देखें तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, और ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में या इंटरनेट हो जाए, या संचार हो जाए, या जीमेल हो जाए, या व्हाट्सअप हो जाए, फेसबुक, जो जिसके माध्यम से सूचना किसी, मान लीजिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, और इस इंटरनेट के माध्यम से किसी यहाँ तक सूचना पहुंचा रहे, चाहे का जीमेल के माध्यम हो, संचार के माध्यम हो, व्हाट्सएप का माध्यम हो, या फेसबुक के माध्यम हो, उससे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है, ई प्रशासन कहते हैं। और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन का संचालन, ठीक है, कैसे उसका हम संचालन करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस मतलब शासन का संचालन, ठीक है। तो बोल सकते हैं सरल शब्दों में, सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वय प्रयोग, ठीक है। जब सरकारी सूचना होती है, सरकारी सूचना या सेवाएं होती है, और सरकारी सूचना या सेवाएं को, मान लीजिए सरकारी सूचना यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और यहाँ तक इसको जाना है, तो यहाँ जाने थी संचार के माध्यम के द्वारा यहाँ तक पहुँचती, इसी को तो ई गवर्नेंस या ई प्रशासन कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो और सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट के जरिए, क्या इंटरनेट के, आजकल तो डिजिटल युग है, आज के समय में सभी के पास तो ये डिजिटल फोन होगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, ये डिजिटल फोन होगा। इसी के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। और इसके माध्यम से यहाँ तक सूचना पहुंच रहा है, आज हमारे समय में आज बहुत तेजी से पहुंच रहा है। तो मोबाइल के जरिए हम सूचना को पहुंचा रहे, ठीक है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना को पहुंचा रहे हैं, इसी को तो ई गवर्नेंस कहा जाता है। और काफी तेजी से ये विकसित हो रहा है। आज के समय में इसका काफी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। ई गवर्नेंस या ई प्रशासन में आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए से मुहैया कराई जाती है। मान लीजिए सरकार के ओर से अभी अबू आवास निकला हुआ है, ठीक है, अबू आवास निकला हुआ है, तो कहीं से भी ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया जाता है, कहीं से भी ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया जाता है, तो एक डिजिटल के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच जाता है, आसानी से आम लोगों तक यहाँ तक पहुंच जाता है, काफी आसानी, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी की मामला है कि इंटरनेट के जरिए पहुंच जाता है। अगर ये मान लिया अगर इंटरनेट ना रहता तो आज हमारे पास कागज यहाँ पे दिल्ली में है, तो आने में उसको कितना, मान लिया हमको झारखंड में लाना है, झारखंड में तो यहाँ पे काफी समय लगता है, हमको लगता है कि 4 महीना 5 महीना का समय लग जाता है। लेकिन आज प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिल्ली से हम तुरंत 1 सेकंड में यहाँ पे सूचना पर्याप्त कर सकते हैं झारखंड में, ठीक है। इसी को ई गवर्नेंस या आप लोग को ई प्रशासन कहते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है।
वही अगर आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के माध्यम से भरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पाते हैं। देखिए एक सरल उदाहरण आप लोग के सामने रख रहे हैं। अगर आप बिजली का बिल या पानी का बिल इंटरनेट के माध्यम से भर रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। अगर ई गवर्नेंस ना होता तो आपको बिजली ऑफिस में जाकर ही बिजली बिल भरपाई करना पड़ता। ठीक है, ये आपका ये एकदम सरल और सटीक उदाहरण है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो हमारे के बी वी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करते प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आए तो आपको और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते। ठीक है, ई प्रशासन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। ई प्रशासन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन जो एक वैकल्पिक प्रशासन के तरह काम करता है। मतलब ऐसा प्रशासन जिसको पूरा करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र का उपयोग किया जाता है। वे प्रशासन जिसको पूरा करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र का उपयोग किया जाता है प्रिय स्टूडेंट, उसे ही तो ई प्रशासन या ई गवर्नेंस कहा जाता है। काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को ई प्रशासन के रूप, ठीक है, ई प्रशासन के रूप क्या हो सकता है इसके बारे में बताते हैं। तो सरकार की विभिन्न अंगों के आंतरिक कार्यों के बीच समन्वय स्थापित। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि कागजों एवं पेपरों के जगह अब कंप्यूटर का उपयोग है। देखिए ई प्रशासन आ जाने से या ई गवर्नेंस आ जाने से सरकार की विभिन्न अंग में अब देखिए पहले कागज और पेपर में काम होता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाने से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये पहला उदाहरण है। आपका दूसरा उदाहरण है सरकार या विभाग आम जनता से सीधे संपर्क संबंधित संपर्क स्थापित होता है। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि अंगूठे के निशान पहचानने के लिए, अगर आपके अंगूठे उसके निशान पहचानने के लिए सीधे बैंक खाते में स्कॉलरशिप को पहुंचाना इत्यादि। अगर आपका एनपीसी सर्वर, मान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा ई कल्याण का पैसा है। ठीक है, ई कल्याण का पैसा स्टूडेंट, तो ई कल्याण का पैसा है तो आपका एनपीसी सर्वर से लिंक है तो आपका अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा चला जाएगा। ना आपको अकाउंट नंबर देने की आवश्यकता होगा, ना कुछ देने की आवश्यकता। आपका पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये इसका दूसरा उदाहरण है। ई गवर्नेंस की लाभ या विशेषता। ठीक है, ई गवर्नेंस की विशेषता क्या हो सकता है, लाभ क्या होता है, इसके आने से क्या फायदा हुई, क्या विशेषता हुई। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित फाइल। ठीक है, जो कागज पहले कागजों पर और पेपरों पर चलता तो वे कंप्यूटर आधारित हो गया। ठीक है, कंप्यूटर आधारित हो गया तो हम सरल शब्दों में कहे तो जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा स्थापित हो गया उसे सरल तरीके से काफी आसान से खोज सकते हैं। अगर पेपर पे रहा तो उस पेपर को खोजो, उस पेपर को खोजो, उस पेपर को खोजो। ठीक है, काफी टाइम लगता था। संगठन आधारित हो गया। ठीक है, उसके बाद समय का सदुपयोग होने लगा, गवर्नेंस की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज व नियंत्रण सुधार पर जोर दिया गया। ये आपका 6 पॉइंट है इसकी विशेषता। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रशासन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय स्टूडेंट, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। और हम आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक लेसन को कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पेपर नंबर 7 का हम इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं दिए, इसको भी बहुत जल्द आप लोग के सामने ला कर रखेंगे। और अक्सर पेपर 7 है उसका हम अक्सर लेसन को हम बता चुके, कुछ लेसन बचा हुआ है उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इनकी विशेषता में। तो कंप्यूटर आधारित फेल, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब व्यक्ति पहले के समय में एक कागज और एक पेपर पर ही कुछ लिख कर रखता, लेकिन देखिए आज के समय में इतने बड़े बड़े फोन हो गए हैं कि मान लीजिए कि समय में आज देखिए, मान लीजिए कि यह फोन है। ठीक है, तो आज देखिए इस फोन में कई तरह के सामान, यहाँ सामग्री उपलब्ध होते हैं और ये डिलीट भी नहीं होता, ये तुरंत खोजने में आसानी भी हो जाता है। कंप्यूटर आधारित फैल, कहने का मतलब है कि पारस्परिक प्रशासन पूरी तरह से भारी भरकम टूटी फूटी कागजी फाइलों पर आधारित थी। पहली की प्रशासन क्या थी, टूटी फूटी भारी भरकम कागज पर ही आधारित थी, जिसे ई गवर्नेंस ने कंप्यूटर आधारित कर दी। और ई गवर्नेंस ने कंप्यूटर आधारित कर दी, उस सब फाइलों को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया और काफी सरल तरीके से हम उस फाइल को आसानी से खोज सकते, ताकि हम सिर्फ कुछ खोजना है, मान लीजिए हमको किसी योजना के बारे में जाना, अबुआ आवास का फाइल का है, तो सिर्फ आप अबुआ लिखिएगा तो आपका फाइल जहां भी होगा ना, वो अबुआ आवास से रिलेटेड सारा फाइल आपके सामने मौजूद हो जाएगा। ठीक है, या जीमेल में आपका किसी का मैसेज आया है, माने NSDL की तरफ से मैसेज आया, सिर्फ NSDL लिखिएगा तो आपका जीमेल में तुरंत NSDL का सारा मैसेज आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ ई गवर्नेंस की फायदा।
फलस्वरूप अधिकारियों को कार्य करने में सुविधा प्राप्त हुई है, और फलस्वरूप बात करें तो अधिकारियों को कार्य करने में काफी सुविधा प्रदान किया गया है, काफी उपयोगिता बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि पहले अधिकारी लोग कागज खोजने में काफी समय लगा देते थे, लेकिन अब कंप्यूटर में बैठेंगे, अपने बटन को दबाएंगे, ये तुरंत फाइलों को तुरंत तत्काल खोज के निकाल देते हैं। कुछ ही सेकेंडों की बात होती है, पहले जहां 10 दिन का समय लगता था, अब यहाँ कुछ सेकेंडों में इसके कार्यों को हम निष्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले किसी भी फाइल को खोजने में अत्यधिक समय लगता था, वे अब कुछ ही पल में कंप्यूटर पर ढूंढ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि पहले हम जब केस करने के लिए जाते थे, थाना में एफआईआर करने जाते थे, तो हमें कागजों के कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, उसे में काफी टाइम लग जाता था। इस्माइल यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, काफी टाइम लग जाता था, जिसके वजह से केस को कई आदमी दम हिम्मत हार करके छोड़ देता था। लेकिन अब डिजिटल युग में ऐसा हो गया कि आप ऑनलाइन केस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप केस कर सकते हैं, ऑनलाइन केस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एफआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, एफआईआर ऑनलाइन कीजिए, वहां पे सबमिट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे एफआईआर कर दीजिए, उसके बाद आप लोग को तुरंत वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, ये हुआ आप लोग कंप्यूटर फाइल आधारित रहने पर की विशेषता, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हो गया संगठन आधारित। ठीक है, दूसरी विशेषता हो गया संगठन आधारित। जिस तरह पारस्परिक प्रशासन में जो प्रशासन और पहले की विशेषता थी, उसको अब उसको क्या कर दिया गया, तो व्यक्ति पर आधारित हो। पहले की प्रशासन क्या व्यक्ति पर आधारित होता था, वे अब व्यक्ति विशेष पर आधारित नाव का संगठन आधारित हो गई है। पहले एक विशेष व्यक्ति को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया, डिजिटल युग की जमाना आ गई है, डिजिटल दौर आ गया है, डिजिटलकरण आ गया है। ठीक है, इसके चलते आज बात करें तो अब व्यक्ति के विशेष आधारित ना होकर संगठन आधारित हो गई, अर्थात प्रशासन के अधिकारी किसी संगठन के अंतर्गत रह के अपना काम करते हैं, और जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो संगठन के अंतर्गत रहकर अपना काम पूरा करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि अब समझ गए कि हमारा चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब डिजिटल युग की दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत सतर्क के साथ कामों को अधिकारी लोग भी करते हैं। ठीक है, समय का सदुपयोग देखिए, जो काम मुझे फाइलों को खोजने में 10 दिन लगता था, उस फाइलों को मैं कुछ सेकेंडों में खोज देता हूं, तो ये समय का तो बचत हुआ, इसी को बोलेगा समय का सदुपयोग। ई गवर्नेंस ने समय के सदुपयोग करने में अहम भूमिका निभाई। ई गवर्नेंस है उसके समय के सदुपयोग करने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि अधिकारी को जब भी कोई फाइल या डाटा की जरूरत होता था, तो उस डाटा को मिनटों में ही कंप्यूटर पर मिल जाती। अब मान लीजिए अधिकारियों को जब कोई डाटा या फाइल की आवश्यकता होती है, तो अब मिनट में कुछ क्षणों में ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन पहले क्या था कि अधिकारियों को कई पन्ना पलटना पड़ता, कई फाइलों को उठाना पड़ता था, जिससे उसे काफी कठिनाई होती थी और समय का दुरुपयोग होता था। लेकिन अब समय का सदुपयोग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप गवर्नेंस के कार्यों में गुणवत्ता भी बढ़ गई और उत्तरदायित्व भी बढ़ गया, और गवर्नेंस के कार्यों में पारदर्शिता भी आ गई, उसका गुणवत्ता भी बढ़ गई और विश्वास भी बढ़ गया, जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। इस तरह इसका सदुपयोग हो रहा है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। हम आप लोग को पूरा लेसन पीजी सेमेस्टर 2 का हर एक चैप्टर बताने का प्रयास करेंगे, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस की गुणवत्ता में वृद्धि। धीरे धीरे गवर्नेंस की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। पहले गवर्नेंस की गुणवत्ता में वृद्धि इसलिए नहीं हो रही थी, पहले जो कागज था वो कई दबे हुए रहते थे, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसमें गवर्नेंस में वृद्धि नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कंप्यूटर आधारित हो जाने के कारण गवर्नेंस के कार्यों में पारदर्शिता आ गया, गवर्नेंस के कार्य काफी पारदर्शी हो गई। ठीक है, इसके वजह से इनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। ठीक है,
ई गवर्नेंस के आगमन से सरकारी अधिकारियों के कार्यों में गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। ई गवर्नेंस के आने से सरकारी अधिकारियों के कार्यों में भी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब डिजिटल दौर है। तो डिजिटल दौर के समय आप देख सकते थे कि आपको पुलिस पकड़ता, अब बैग चला रहे हो, ठीक है, अब बैग चला रहे हो तो ये बैग चला रहा है, तो ये यहाँ पुलिस मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है तो ये आपको पकड़ेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ ये आप अपने कैमरे से आपके नंबर को, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को स्कैन करेगा, बस आपका चालान आपका घर पे पहुंच जाएगा। ये बोलते हैं डिजिटल युग का दौर, इसको बोलते हैं डिजिटलीकरण, ठीक है, और ये काफी सरल तरीके से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए तो इनके कार्यों में काफी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले जो पूरा समय फाइल को संभालने एवं उपयोग करने में कठिनाई होती थी, और वे ई गवर्नेंस के आने से वे समस्या दूर हो गया, ठीक है। पहले कई समय लग जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, पहले विद्यार्थी आप एकदम सरल उदाहरण आप लोग सामने रख रहे हैं, पहले विद्यार्थी का स्कॉलरशिप विद्यार्थी तक पहुंचने में बहुत स्तरों से गुजरना पड़ता था, जैसे 1 2 3 4 5 ये स्तर थे प्रिय स्टूडेंट, ये स्तर है, इतने स्तरों से मान लीजिए हमारे पास पैसा आना है तो ये स्तर 1 2 सीढ़ी के अनुसार, सीढ़ी नुमा के अनुसार गुजरना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई गवर्नेंस के आने के बाद स्कॉलरशिप अब सीधा विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है, किसी कई स्तर से गुजरना नहीं पड़ता। आपको सिर्फ हर एक प्रोसेस को ख्याल रखकर आपके सारे आधार से लिंक आपके अकाउंट होना चाहिए, तो आपका अकाउंट आपके पैसा आपके अकाउंट में ही चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब होता है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अनेक कार्यों एवं योजनाओं के डाटा एवं सूचना का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, ठीक है। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा चेंज, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसका आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, उसी को कहते हैं ई गवर्नेंस, उसके साथ, ताकि गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाया जा सके और गवर्नेंस को सुचारू रूप से और सही तरीके से चलाया जा सके प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण सुधार पर जोर, और नियंत्रण ई गवर्नेंस चाहता है कि उसके कामों में लगातार सुधार किया जाए, प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, और सुधार किया जा रहा। आज के दौर में देखें, अगर आज आप लोग आज के समय में देखें और पहले के समय में देखें 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर में, तो पहले की अपेक्षा आज के समय में ई गवर्नेंस काफी तेजी से विकास हो रहा है, और इसकी विकास होने की आवश्यकता आज ई गवर्नेंस के कारण आज अणु परमाणु बम का आविष्कार हो रहा है, इतने बड़े हथियारों का आज होड़ लगा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं, जिसके वजह से आज लगातार अनेक देश अनेक प्रयोग कर करके ई गवर्नेंस के माध्यम से देख सकते हैं इसका भी ई गवर्नेंस हम लोग के पास उपलब्ध है, तभी तो अमेरिका में कुछ बम बन रहा था हम लोग को पता चल रहा है, और साउथ कोरिया में कुछ बन रहा है तो हम लोग को पता चल रहा है, भारत में कुछ बन रहा है तो साउथ कोरिया को पता चल रहा है, भारत में कुछ अमेरिका को, इस तरह ये ई गवर्नेंस का ये माध्यम है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नियंत्रण सुधार पर जोर दिया गया। बात करें तो परंपरागत प्रशासन के अंतर्गत फाइलों में कुछ त्रुटियां आने पर उसको बदलने में बहुत मुश्किल आती थी। पहले क्या बोले तो जब कुछ फाइल अगर कुछ गलती हो जाती थी तो उसको बदलने में काफ़ी मुश्किल होता था, कई चरणों कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस आने से उन सभी डाटा को पुनः बदलना या सुधार किया आसानी से किया जा सकता है। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद लॉगिन आईडी रहता है। कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में लॉगिन आईडी रहता है, तो जहाँ यहाँ पे जो लीड करा वो डालता है, तुरंत यहाँ पे ये चेंज कर देता है, ठीक है। चेंज करने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम प्रशासनिक कार्य सेवाएं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि ई गवर्नेंस के माध्यम से सिर्फ एक सूचना, अगर हमारे दिल्ली में सूचना लीक हो रहा है तो कई क्षेत्रों कई देशों में इस सूचना को पहुंच जाता है। ये ई गवर्नेंस का कमाल है प्रिय स्टूडेंट, ई गवर्नेंस का पावर है, ई गवर्नेंस का पारदर्शिता है, ई गवर्नेंस का ये उपयोग है, ठीक है। ई गवर्नेंस आज हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। घर बैठे हम कई सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से या ई प्रशासन के माध्यम से। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सरकार के सारे आंकड़े हम उपलब्ध करा सकते हैं काफी आसानी से, ठीक है।
काफ़ी सरल तरीके से। मान लीजिए हमें कुछ खोजना है, तुरंत हम गूगल में जाते हैं, तुरंत हम सर्च करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ तुरंत हम सरकार के आंकड़े को एकत्रित कर लेते हैं। मगर तुरंत हमको देखना है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री कौन थे, किसको नियुक्त है, तुरंत सर्च कीजिए, तुरंत आएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ये वह ई गवर्नेंस की पावर, ये वह ई गवर्नेंस की ताकत, ये वह ई गवर्नेंस की महत्व। ई गवर्नेंस आपको काफ़ी हद तक आपकी ज्ञान वृद्धि करने के लिए भी सहायक होता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकारें विभिन्न जो सरकारें होते हैं विभिन्न योजनाओं और नीतियों को बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण बेहतर निर्णय ले सकती है। जब सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों को बनाते हैं उस समय आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती है। किसके माध्यम से? ई गवर्नेंस के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डेटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डेटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनता और सरकार के बीच स्वच्छ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है ई गवर्नेंस के माध्यम से। आज जो इंटरव्यू हो रहे हैं, पारदर्शिता आ रही है, वो ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर ये व्यक्ति इसका इंटरव्यू कर दो प्रत्यक्ष तरीके से इससे संवाद हो पा रहा है, क्योंकि यार इसमें पारदर्शिता आ रही है। इसके भी पारदर्शिता आने के मतलब इसे संवाद अच्छे तरीके से होता है। ये गवर्नेंस की महत्व है, उद्देश्य है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट है सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके। और ये सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके। और यह ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई प्रशासन से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है। ई प्रशासन के माध्यम से आज हमारे देश कई देशों में निवेश पूंजी कर रही है, निवेश को वहाँ पे बढ़ावा दे रही है। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से आप यहाँ घर बैठे हम कई बिजनेसों को हम लीड कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये किसके माध्यम? ई गवर्नेंस के माध्यम, ई प्रशासन के माध्यम से कर पा रहे हैं। ई प्रशासन से संबंधित चुनौतियाँ, अगर आपको विशेषता तो आप लिख दीजिएगा। विशेषता लिखने में किसी पर जैसे हो सकता है, पहला कंप्यूटर आधारित फाइल, संगठन आधारित, समय का सदुपयोग, गवर्नेंस की गुणवत्ता में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, नियंत्रण सुधार पर जोर। लेकिन इसकी चुनौतियां पूछ दे तो आपको चुनौतियां भी लिखना होगा। ठीक है, तो पहला चुनौतियां इंटरनेट की कमी। मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे इंटरनेट पहुँच नहीं पाता है, वहाँ 2G 4G पहुँचता नहीं है, तो वो काफ़ी धीरे धीरे चलता है, इसकी प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है, जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस वहाँ पे चुनौतियाँ पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ियों एवं दूरगामी क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ पर बसे हुए इलाके हैं, उसके लिए ये ई गवर्नेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये चुनौतियाँ पैदा करती है क्योंकि वहाँ तक उनके नेटवर्क नहीं पहुंच पाती है, जिसके माध्यम से वे सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। अगर उनको सुचारू रूप से काम करना है, किसी काम को करना है, तो वे नीचे उतरना पड़ता है, जहां टावर एरिया होता है वहां पे टावर वाले जगह पे उसको जाना पड़ता है। फिर साइबर हमले की आशंका रहता है वहां पे, जहां पे मान ली ई गवर्नेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे आराम से साइबर हमला किया जा सकता है और वहां किसी प्रकार का बचाव भी नहीं किया, क्योंकि आपके पास कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी प्रकार का हमला भी हुआ तो आप किसके फोन कीजिएगा? आपको वहां से आना होगा, आने में काफ़ी समय लगेगी, प्रक्रिया काफ़ी धीमी होगी, समय की अत्यधिक खर्च होगा, धन की खर्च होगा, आपके आर्थिक नुकसान होगा। ये चुनौतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार क्रियाओं में वृद्धि होना। और ई गवर्नेंस नहीं रहने के कारण अब पहले 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखिएगा तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी। ठीक है, अभी भ्रष्टाचार कमी नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार में कुछ % की कमी लाया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी, कुछ काम करना चाहते थे अधिकारियों को, आला अधिकारियों बोलते थे पैसा दीजिए तब काम होगा, मजबूरी में से देना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस के माध्यम से आज देखिए लगातार एसीबी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार उस पर निगरानी रख रही है, कर्मचारियों पे लगातार चाह रही है कि किसी प्रकार की बात में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। लगातार
लगातार अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है और लगातार यहाँ पे कई अधिकारी, पंचायत, रोजगार सेवा, कई लोगों यहाँ पे दबोचा जा रहा है एसीबी की टीम की ओर से। भारत में डिजिटल साक्षरता कम होना और भारत में ई गवर्नेंस नहीं रहने के कारण 18वीं 19वीं शताब्दी में ई गवर्नेंस नहीं रहने के कारण साक्षरता दर में भी कमी आई। इंटरनेट स्पीड की समस्या, इंटरनेट स्पीड की भी समस्या होती है, ये इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट कंप्यूटर एवं मोबाइल की उपलब्धता प्राप्त ना हो। और यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस के लिए तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल उपलब्ध ना होता ई गवर्नेंस, वहाँ पे कोई किसी प्रकार काम नहीं कर पाती, इसलिए वो चुनौतियां साबित होता है। ठीक है, अगर निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, उससे पहले आप लोग को बता दें, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं तो निष्कर्ष के तौर पर काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर बोल सकते हैं कि ई गवर्नेंस सेवाएं भारत में गति पकड़ रही है। ई गवर्नेंस सेवाएं हैं भारत में 21वीं, 20वीं और 22वीं, 23वीं, 24वीं की सदी में आने वाले समय में ई गवर्नेंस काफी तेजी से विकास करेगा और ई गवर्नेंस के बिना किसी प्रकार का काम नहीं हो पाएगा। आज जो आपके कामों फाइलों के अंदर दबे रह जाते हैं, उस कामों को कराने में आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, सीढ़ीनुमा प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस समय ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, सीढ़ीनुमा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, आपकी फाइलें जो जबी रहेगी उसे उजागर किया जाएगा, कंप्यूटर आधारित होगा, कंप्यूटर पे लोड होगा, तो आपके माध्यम से उस समस्या को जल्द से जल्द अधिकारियों द्वारा निपटारा किया जाएगा। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइस को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, और बोला कि सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइस है उसको कम करने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस के उपायों को सफलता काफी हद तक हाई स्पीड इंटरनेट में उपलब्धता पर निर्भर करती है। और ई गवर्नेंस की जो उपयोगिता है वो किस पर निर्भर करती है? जो हाई स्पीड इंटरनेट होती है उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए हम ई गवर्नेंस का प्रयोग कर रहे हैं, अगर मुझे हमें मान लीजिए 10 GB की आवश्यकता है, 10 GB का एक फाइल बनाना है या 10 GB का कुछ डाउनलोड करना है, तो उसकी स्पीड हाई रहने से हम तुरंत तत्काल हम कुछ सेकेंडों में या कुछ मिनटों में हम तुरंत वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुआ ई गवर्नेंस की पावर, ये हुआ ई गवर्नेंस की महत्व, ये हुआ ई गवर्नेंस की उद्देश्य, ये हुआ ई गवर्नेंस की ताकत। ठीक है, ई गवर्नेंस आज के समय, आज की वर्तमान युग में ई गवर्नेंस की महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि ई गवर्नेंस हर जगह आपको प्रौद्योगिकी के माध्यम से हर जगह सुचारू रूप से आपको मिलेगा। ठीक है, आज ई गवर्नेंस के माध्यम से आज सूचना एक से दूसरी जगह कुछ सेकेंडों में मिल जा रहा है। ये ई गवर्नेंस का ही कमाल है, यानी डिजिटल इंडिया का ही कमाल है। ठीक है, निकट भविष्य में 5G तकनीकी या देश व्यापी प्रचार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। और बात करें निकट भविष्य में आने वाले समय में 5G सेवाएं हैं, जो 4G अभी हमारे यहाँ चल रहा है, 5G भी कई देशों में लागू हो गया है, जैसे कई जगह कई क्षेत्रों में लागू किया गया। अब 6G की तो अब यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से उससे विकास हो रहा है। कुछ कामों को हम कई सेकेंडों में प्राप्त कर लेते हैं, कई सेकेंडों में उसे समाप्त कर देते हैं करके। ठीक है, ये ई गवर्नेंस की पावर 5G तकनीकी प्रचार और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए ई गवर्नेंस आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।